Welcome to another lecture of University of Entrance. Today we will continue our lecture, and this will be a fourth lecture of this series of this chapter. And in this whole series we will be covering the syllabus of CU at UG for BA Political Science. Now the name of our chapter was the nation building and its problems, and this is part 4 and also the last part. So in this lecture we will be concluding our whole chapter, and we will look at what were the things which were important with respect to this chapter with respect to our एग्जाम. अभी हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है यहाँ पर. ऑल टुगेदर यहाँ पर ये प्रोसेस ऑफ जो नेशन बिल्डिंग है या जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो हमने सबसे पहले पढ़ा कि कैसे नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस हमारे स्टार्ट होता है, पार्टीशन होता है, उसके बाद फिर उसमें प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं, इनका रोल्स क्या होता है, कैसे कैसे करके डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स को हमने देखा, चाहे वो हैदराबाद का एग्जाम्पल रहा हो या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स रहे हो उनका एग्जाम्पल रहा हो. तो ये सारी कुछ चीजें हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर की हैं. अब यहाँ पर जब हमारे पूरी कंट्री का इंटीग्रेशन हो गया, हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया अपने लिए, और जो भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स है उनके साथ हमने मेमोरेंडम साइन किए, उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए. इन ब्रीफ हमने उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और उसके साथ हमारा नेशन बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस वहां पर जो है लास्ट स्टेज पर पहुंचता है. और ये लास्ट स्टेज हमारी होगी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. और ये जो लास्ट स्टेट है ये आज तक चलती चली आ रही, क्योंकि ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का जो पूरा प्रोसेस है ये टिल दी डेट हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू हो रहा है. विद द टाइम नए स्टेट्स बनाए जाते हैं, पुराने स्टेट्स को तोड़ा जाता है, मर्ज किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है. तो ये सारी प्रोसेस ऑनगोइंग है, एंड विद द टाइम विद द हिस्ट्री ये चलती ही रहेगी. तो अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ऑल टुगेदर रिक्वायरमेंट ही क्या थी यहाँ पर रीऑर्गेनाइज करने की स्टेट्स की, या फिर किन किन बेसिस पर हमने इन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया होगा. तो वो सारी चीजें हैं जो हम लोग अपने इस लेक्चर में आज यहाँ पर डील करने वाले हैं. तो सबसे जो बेसिक और सबसे पहला क्वेश्चन, जो प्राइमरी क्वेश्चन हमारे सबके दिमाग में आएगा वो यही है कि ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी. इट मीन्स हमने सभी सीधे सीधे सभी प्रिंसली स्टेट्स को एक्वायर कर लिया, अपने साथ उनको जोड़ लिया, तो फिर इसकी जरूरत ही क्या थी, जैसे थे वैसे ही रहते. तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमें पहले ही पता था कि 500 एंड प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ये वायबल नहीं था कि हम 500 प्लस गवर्नमेंट्स को उस समय स्टेट गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन कर सकें और उनको एडमिनिस्टर कर सकें. इसमें ऑल टुगेदर रिसोर्सेज की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती जो हमारे पास उस समय हमारी कंट्री के पास नहीं थे. और ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं हुआ कि इतने ज्यादा वहां पर बाइफर्केशन हो या फिर इतने ज्यादा वहां पर डिफरेंसेस क्रिएट हो. तो हमारे सामने ये चैलेंज था कि कैसे हम अपनी कंट्री में स्टेट्स को डिवाइड करें. इट मींस कि किन बेसिस पर उनको डिवाइड किया जाए, उनकी बाउंड्रीज को कैसे रखा जाए कि सारे स्टेट सेटिस्फाई हों, क्योंकि कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि उसकी बाउंड्री कम कर दी जाए या फिर उसे किसी दूसरे ऐसे स्टेट के साथ मिला दिया जाए जहां पर उनका कल्चरल ज्यादा डिफरेंसेस हो. तो ये ही सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही थी. अब यहाँ पर क्या है कि जब हमारा पूरा इंटीग्रेशन हुआ उसके बाद फिर यहाँ पर कई स्टेट्स ऐसे थे, सदर्न स्टेट्स थे या नॉर्थ में भी स्टेट्स थे, उनकी डिमांड थी कि उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पर उनको डिवाइड किया जाए. इट मींस कि एक स्टेट की एक लैंग्वेज होनी चाहिए. ओके. अब इसमें प्रॉब्लम ये थी क्योंकि जब हमने अपनी कंट्री का यहाँ पर पूरा इंडिपेंडेंस के मूवमेंट को देखा, तो हमारे जो लीडर्स थे उस समय उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे यूरोप में जाओगे तो वहां पर ऑल टुगेदर कई ऐसे नेशन है, जैसे फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया, ठीक है, या ब्रिटेन को भी आप ले लो. यहाँ पर क्या है, फ्रांस में लोग फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी में लोग जर्मन बोलते हैं. तो ये क्या यहाँ पर थी, लोगों के मन में ये डर था, लीडर्स के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप थी हमारी, उनके मन में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कल को कि एक स्टेट बनाए और वो अपनी एक अलग नेशन की डिमांड करने लगे. इट मींस हमारी जो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया है, जो हमारे नेशन है, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी यूनिटी को कहीं खतरा ना हो. तो इसलिए शुरू में क्या हुआ, कई हमने कमिटीज बनाई, जिसमें धर कमीशन एक काफी फेमस है, या जेवीपी कमीशन हमारा है. तो इन कमिटीज ने क्या किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया. इट मींस इन्होंने कहा
कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमें कोई भी स्टेट को बनाना नहीं चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आप लोग जब देखोगे फ्यूचर में आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, प्रोटेस्ट होंगे काफी सारे, और उन प्रोटेस्ट की वजह से लास्ट में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इट मींस ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनाए जा सकते हैं। ये हमारे पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग इसमें जो बीच में गैप्स हैं या जो फिर इसकी पेक्यूलियरिटीज है हमको फिलअप करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर ये लोग आप ये सोचिए यहाँ पर कि एक तो ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही नॉर्मल सा यहाँ पर रीजन है कि हाँ उनकी एक लैंग्वेज थी तो उनको लगता था उनका एक स्टेट होना चाहिए। बट क्या यही सिर्फ एक डिमांड या फिर क्या यही एक रीजन काफी होगा एक स्टेट को डिमांड करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, जब हमारा नागपुर सेशन हुआ ना 1920 में। अब नागपुर सेशन क्या है, ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी थी जो हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस देखा बनी थी नेशनल मूवमेंट के लिए। हमारे नेशनल मूवमेंट के पूरे प्रोसेस के थ्रू इसका काफी एक अहम रोल रहा है। तो ये लोग क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट शहरों के अंदर अपनी मीटिंग्स किया करते थे। आई होप ये चीजें आपको पता होंगी पहले से। तो ऐसे ही क्या हुआ, नागपुर में 1920 में एक सेशन हुआ। ओके, और वहां पर क्या ये डिसाइड किया गया, वहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिवाइड करेंगे। वहां पर हम लोग उनके जो वर्कलोड है उसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया। मतलब क्या करेंगे हम लोग कुछ लिंग्विस्टिक जोन्स बनाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, ताकि इससे होगा क्या, जब आप लिंग्विस्टिक जोन्स बना दोगे तो उनके अपने एक लीडर्स बनेंगे, लिंग्विस्टिक लीडर्स बनेंगे। मतलब एक भाषा का कोई ना कोई एक लीडर बनेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ पॉलिसीज रही होंगी तो वो लोकल लैंग्वेज में भी क्या है वो कन्वर्ट की जाएंगी, ट्रांसलेट की जाएंगी, और बहुत ही इजिली वो मासेस तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन बना कि क्योंकि शुरू से ही 1920 से हमने ये देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस चीज को प्रमोट कर रही थी। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज आल्सो प्रमोटिंग दिस पॉलिसी दैट देयर शुड बी सम लीडर्स रिगार्डिंग टू अ लिंग्विस्टिक ग्रुप और लिंग्विस्टिक जोन। ठीक है, तो यही सारे लीडर्स क्या होंगे बाद में हम देखेंगे कि ये लोग आगे आएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि ये हम मतलब इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपना एक मैप देखते हैं। जब आप यहाँ पर इस मैप को देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि काफी अलग है ये। इट मींस अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे 1951 जनरल इलेक्शन के टाइम का मैप है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश के एरिया को देखोगे तो यहाँ पर उत्तराखंड नहीं बना हुआ है, बाद में ऐसे डिवाइड होगा ये और ये उत्तराखंड बन जाएगा। ओके, यहाँ पर आप लोग मध्य प्रदेश को देखोगे, यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ नहीं दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे आपको झारखंड नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मद्रास दिखाई दे रहा होगा। ऑल टुगेदर आज क्या है कि यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देगा, आपको यहाँ पे तेलंगाना दिखाई देगा, यहाँ तमिलनाडु दिखाई देगा। जो त्रावणकोर है यहाँ पे केरला में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। फिर ये जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी आपको दिखाई दे रही है, ये कुछ पार्ट आपका चला जाएगा कहाँ पर, महाराष्ट्र में जाएगा, फिर कर्नाटका में भी जाएगा। और ये जो हैदराबाद का आपको प्रोविंस दिखाई दे रहा है ये भी बाइफर्केट हो जाएगा और टूट जाएगा। और ये जो एमपी का प्रोविंस आप देख रहे हो, बाद में क्या होगा, ये जो मध्य भारत है, भोपाल है, विंध्या प्रदेश है। ठीक है, मैं एक बार मैप को क्लियर कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें आप देखोगे, खासतौर पर यहाँ पर आप एमपी के मैप को देखोगे तो क्या होगा, ये मध्य भारत का जो एरिया है, जो भोपाल की प्रेसिडेंसी थी, विंध्या प्रदेश की प्रेसिडेंसी थी, और ये मध्य प्रदेश, ये सारा आपको यूनिफाई हो जाएगा और ये मध्य प्रदेश बन जाएगा। साथ में साइड का पार्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ को बनाएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर कई स्टेट्स टूट करके नई स्टेट्स बना रहे हैं, और काफी सारे केसेस में हो रहा है कि छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर के एक नया स्टेट्स बना रहे हैं। इट मीन बाइफर्केशन भी हो रहा है और यहाँ पर यूनाइट भी किया जा रहा है। और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो ऑल टुगेदर यहाँ पे आपको सिर्फ 2 स्टेट्स दिखेंगे, 3 दिखेंगे, आसाम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। बट आज की डेट में काफी ज्यादा डिवाइड हो चुका है, अरुणाचल बन चुका है, नागालैंड बन चुका है। ओके, तो ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए था। और जम्मू कश्मीर में देखोगे आप, ये बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल है कि कैसे कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग पंजाब देखोगे, हिमाचल प्रदेश देखोगे। तो ये दिखाने समझाने का पर्पज ये है कि ये जो प्रोसेस है ना यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का, ये कंटिन्यूइंग है, ये आज भी चल रहा है हमारे सामने। ओके, तो यहाँ पर अब कुछ स्पेसिफिक केस स्टडी हम लोग लेंगे, जैसे यहाँ पर केरला की लेंगे हम लोग यहाँ पर, या तमिलनाडु की हम लोग यहाँ पर लेंगे, या आंध्र प्रदेश की होगी। ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर क्या है, श्रीरामुलु यहाँ पर एक कांग्रेस के लीडर थे और ये वेटरन गांधीयन थे। इट मींस ये गांधीवादी विचारधारा में या फिर गांधी
जी को जो तरीके थे प्रोटेस्ट करने के, उन पर ये बिलीव करते थे। अब इनका क्या था कि यहाँ पर ये चाहते थे कि यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो आंध्र प्रदेश का एरिया है, इसको लेकर ये चाहते थे कि एक नया स्टेट पूरा बनाया जाए। बट अगेन जो मैंने आपसे बताया, एक रीजन दिया स्टार्टिंग में कि हमारी जो कंट्री की लीडरशिप थी टॉप मोस्ट, वो इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को बनाया जाए। तो इनकी डिमांड को पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया, एंड ऑल टुगेदर होता क्या है, 56 डेज का ये फास्ट रखते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट आउटबर्स्ट होते हैं आंध्रा का जो रीजन है। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली 1952 में क्या है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर डिसाइड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने डिसाइड किया कि दिसंबर 1952 में यहाँ पर एक स्टेट बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पर कुछ जो फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर ये इनका नाम हो जाता है, श्रीरामुलु। ये किससे कनेक्टेड थे? ये आंध्रा मूवमेंट से कनेक्टेड थे, एंड ये कांग्रेस पार्टी के ही थे। ठीक है, तो इससे आप लोग ये भी देख सकते हो कि कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इतने सारे डिफरेंसेस थे। ओके, कि एक लीडर है अपनी पार्टी के टॉप मोस्ट लीडरशिप के अगेंस्ट खड़ा होकर के वो प्रोटेस्ट कर रहा है और फास्टिंग कर रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी थी, और इस डाइवर्सिटी को कैसे एक्यूमुलेट किया जाता था कांग्रेस पार्टी के अंदर उस समय। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर ये सारी चीजें चली रही थी। अब आंध्र प्रदेश क्रिएट होगा तो क्या होगा, डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा अल्टीमेटली। अब डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होने का मतलब क्या है कि एक स्टेट की डिमांड को एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरी स्टेट भी डिमांड करेंगे कि उनको भी अपना, मतलब दूसरा ग्रुप भी डिमांड करेगा कि उनको भी अपने लैंग्वेज के बेसिस पर एक नया स्टेट चाहिए। इसके बाद क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यहाँ पर 1953 में यहाँ पर ये फॉर्म किया जाता है। किस लिए फॉर्म किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्या है, काफी एक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये किस, ऑल टुगेदर इसकी मीनिंग ही बहुत ही मतलब इम्प्लिसिट है, खुद में ही बता रहा है कि क्या है इसमें। तो ये किस लिए था, ये रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। इट मींस ये कमीशन स्टडी करेगा कि कौन कौन से नए स्टेट्स को बनाया जाना चाहिए, किन बेसिस पर बनाया जाना चाहिए, और कौन कौन से ये एडमिनिस्ट्रेटिवली वाइबल है। और अल्टीमेटली 1953 के इस कमीशन ने एक्सेप्ट किया, या फजल अली कमीशन भी फेमस है, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि बाउंड्रीज जो हैं वो लिंग्विस्टिक या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर ये डिवाइड की जा सकती हैं। और इसी के बेसिस पर क्या होता है, इसी कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर क्या होता है, कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया जाता है इन 1956। और इसकी वजह से क्या होता है, 14 न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज 6 यहाँ पर बन करके हमारे सामने आती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस एक्ट के थ्रू किया गया था। तो वो एक्ट का नाम है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये कब पास हुआ था, 1956 में। अब इसकी क्रोनोलॉजी सेक्टर में भी आ सकती है कि 1953 में कौन सा था और 56 में कौन सा था। अल्टीमेटली ये सारा प्रोसेस होता ही रहता है, और हमें ये समझ में आता है एट लास्ट कि जब ये यहाँ पर कमीशन आता है, ये कमीशन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करता है लैंग्वेज के बेसिस पर, और फिर रीऑर्गेनाइजेशन का ये एक्ट पास होता है और स्टेट्स बनते हैं। और आज तक ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू हो रहा था। नियर अबाउट मोर देन 65 ईयर्स यहाँ पर पास आउट हो चुके हैं इस एक्ट को पास हुए। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या देखने को मिला हमें, कि किसी भी तरीके से हमारी कंट्री की ये यूनिटी को इसने हिंडर नहीं किया। रैदर अपोजिट टू दैट, इसने क्या किया, इसने सभी जो स्टेट्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया, लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी को डीपेंड किया, और हमारी नेशनल यूनिटी को, एक डेमोक्रेसी को, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इस सबको स्ट्रॉन्ग किया। साथ ही साथ जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, इसने उसको भी स्ट्रेंथन किया, कि कैसे हम अपनी कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स को, डिफरेंट ग्रुप्स को एकोमोडेट करते हैं, और उनकी आइडेंटिटी को क्या है, हम लोग उसको बचा करके रखते हैं। इट मीन्स हम किसी की आइडेंटिटी को वहां पर हिंडर या हर्ट नहीं करते हैं। हम सभी आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, तो चाहे किसी भी लैंग्वेज की हो या किसी भी ग्रुप से वो लोग बिलोंग करते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है, और ऑल टुगेदर हमारा ये पूरा चैप्टर इसी के साथ कंक्लूड होता है। तो हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें देखी कि कैसे स्टार्ट होता है प्रोसेस, फिर पार्टीशन होता है, क्या बेसिस होते हैं पार्टीशन के, कौन कौन से लीडर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे यहाँ पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने डिसाइड किया कि प्रिंसली स्टेट्स फ्री होंगे, चाहे किसी भी पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर इंडिया को करें, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कितने सारे प्रिंसली स्टेट्स को हमारी कंट्री की टॉप मोस्ट लीडरशिप ने एकोमोडेट किया, उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। जहां पर डिप्लोमेसी की जरूरत थी वहां डिप्लोमेसी को यूज किया गया,
जहाँ फोर्स की जरूरत थी वहाँ फोर्स यूज किया गया। एंड अल्टीमेटली इन सबको करने के बाद हमने देखा आज कि कैसे हमारे यहाँ अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ। लैंग्वेज के बेसिस पर हमने देखा कुछ लीडर्स ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद फिर कमीशंस आते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज तक ये प्रोसेस चलता चला आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।